सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह अपनी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है हमारा शब्द भेद। शब्द भेद के मुख्यतः दो प्रकार है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब सबसे पहले हम जानेंगे विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल के कारण परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। अब जिन भी शब्दों में अगर हम लिंग, काल या वचन के कारण हम कोई भी परिवर्तन करते हैं तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के द्वारा हमें समझेंगे, जैसे कि लड़का का अगर हम लिंग चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लड़की। मैं, मुझे, अच्छा, अच्छी, चलना, चलता हूँ, चलूँगा, ये जो जितने भी शब्द है इन सब का हम उसमें किसी भी प्रकार से उसमें परिवर्तन हो रहा है, लिंग बदल सकते हैं, हम उसका वचन बदल सकते हैं, उसका काल परिवर्तन कर सकते हैं, तो ऐसे सारे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द। अब इसी के विपरीत जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी शब्द में परिवर्तन होता है और अविकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल के कारण परिवर्तन नहीं होता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम वैसा का वैसा ही अपने इसमें बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, तो वह क्या होते हैं, अविकारी शब्द। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। लड़का प्रतिदिन आता है, लड़की प्रतिदिन आती है, लड़के प्रतिदिन आते हैं, लड़कियां प्रतिदिन आएगी। अब इसमें लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियां यह सब परिवर्तित हो रहा है, मतलब कि यह विकारी शब्द है। परंतु इसमें ये जो प्रतिदिन है यह चारों वाक्यों में वैसा का वैसा ही है, वो उसको हम बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काल बदला जा रहा है, लिंग परिवर्तित करके देख लिया, उसका वचन परिवर्तन करके देख लिया, तब भी क्या हो रहा है, जो प्रतिदिन शब्द है वह वैसा का वैसा ही है। इसलिए कहा जाता है कि अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम वैसा का वैसा उपयोग में लाते हैं। कुछ अविकारी शब्द का देखेंगे, और, तथा, बाहर, किंतु, परंतु, क्योंकि, ऊपर आदि। इन शब्दों का हम लिंग बदल नहीं सकते, इसका हम काल बदल नहीं सकते, और ना ही इसमें हम किसी भी प्रकार का हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो वह होते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, अविकारी शब्द जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब शब्द भेद के 8 भेद हैं। मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी, परंतु उसके 8 भेद हैं। विकारी शब्द के 4 और अविकारी शब्द के 4। सबसे पहले हम देखेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यह 4 प्रकार है उसके। और अविकारी शब्द जिसे हम अव्यय कहते हैं उसके भी 4 प्रकार हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। यह सब शब्द भेद के प्रकार है 8, विकारी के 4 और अविकारी के 4। तो इसमें से हम एक एक करके सबको देखेंगे। तो आज हम संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो संज्ञा क्या है, जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। इसकी हम परिभाषा देखते हैं पहले। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु का नाम हो गया, व्यक्ति का नाम है, जाति या भाव, एक्सप्रेशन, इसका जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। या दूसरी परिभाषा हम ये बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं, जैसे कि मनुष्य, लड़का, यह किसमें, जाति में है, यह संज्ञा होगा क्योंकि यह किसी का किसी जाति से संबंधित रखते हैं। अमेरिका, भारत, यह
किसी स्थान के नाम है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, संज्ञा होगा। बचपन, मिठास, यह भाव है, यह भी किस में आएगा, संज्ञा में आएगा। किताब, टेबल, जितनी भी वस्तुओं का नाम होता है वह सब किस में आएंगी, संज्ञा में आएंगी। जैसे मीना, सुशांत, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आपके नाम है, मेरा नाम है, यह सब व्यक्तिवाचक में आएगा, मतलब कि यह भी कैसा है, संज्ञा है। तो सरल शब्दों में हम संज्ञा की परिभाषा करेंगे कि किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद, संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार है उसके। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक संज्ञा। अब एक एक करके हम इन्हें देख लेते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नाम से ही प्रतीत होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्ति का मतलब होता है मनुष्य। तो व्यक्तिवाचक जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जो भी शब्द है जिसमें किसी भी व्यक्ति का वो अगर पर्टिकुलर नाम है, वस्तु का अगर नाम है, स्थान का अगर नाम है, तो वह सारी चीज़ें किस में आएगी, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। किसी भी संसार में किसी भी चीज़ का अगर नाम होगा वह नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे कि महात्मा गांधी, यह भी एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। भारत, यह देश का नाम है। साइकिल, यह किसी वस्तु का नाम है। सुरेश, यह किसी व्यक्ति का नाम है। यह सब क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, देश, स्थान का नाम है, इसलिए यह किस में आया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसे सम्मिलित किया गया है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का सिंपल अगर हम परिभाषा देखें तो जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण द्वारा देखते हैं। रमेश बाहर खेल रहा है। अब इसमें रमेश यह नाम है तो यह क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं। अब महेंद्र सिंह धोनी यह किसी व्यक्ति का नाम है तो यह क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं दयानंद पार्क जा रहा हूँ, यह भी क्या है, यहाँ पर दयानंद पार्क यह किसी स्थान का नाम है तो यह भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। महाभारत एक महान ग्रंथ है, यह एक किताब का नाम है, इसलिए यह क्या होगा, महाभारत, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अब नाम से ही प्रतीत होता है जाति, इसमें मेन क्या है, मुख्य जाति। जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पशु या पक्षी की जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या दिया है कि किसी भी व्यक्ति हो या वस्तु हो या पशु हो या पक्षी हो, कोई भी हो, अगर उनकी विशिष्ट जाति का उससे बोध होता है तो वह होगा जातिवाचक संज्ञा। अब देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि जिनको हम, हमारे शब्द जैसे ही हम उसको बोलते हैं और बोलते बराबर हमारे आंखों के सामने एक चित्र बन जाता है। जैसे कि मैंने अगर कहा लड़का तो लड़के का चित्र आपके सामने में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा शेर तो आपको पता है कि शेर कैसे होते हैं, उसका रंग कैसा होता है, आकार कैसा होता है, वो कितना, उसके कितने पैर होते हैं, उसका रूप कैसा होता है। तो यह सब आप एक इमेजिन कर लेते हैं। तो यह इमेजिन जो भी जातिवाचक संज्ञा होती है वह एक ही जाति की होती है। नाम लेते बराबर हमें उसे उसकी विशिष्ट जाति का बोध हो जाता है। जैसे किताब बोलने पर, चाहे वो किताब छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, पतली हो, परंतु किताब बोलने पर हमारे आंखों के आगे एक किताब का चेहरा आ जाता है। किताब कैसी है वह आ जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, कि हम उनको विशिष्ट आकार, प्रकार, रंग, रूप के द्वारा हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कि कुछ शब्द दिए हैं मोबाइल। अब मोबाइल चाहे कैसे भी हो, चाहे वो छोटे हो, एंड्रॉयड मोबाइल हो या कीपैड वाले मोबाइल हो, एप्पल मोबाइल हो, कोई भी मोबाइल हो, पर मोबाइल बोलते बराबर आपको पता चल जाएगा कि यह ऐसा एक डिवाइस होता है कि जिससे हम बातें कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। गांव,
अब गांव चाहे छोटा हो, बड़ा हो, दूर हो, पास हो, कैसा भी हो, गांव तो गांव ही होता है। तो नाम से ही हमें विशिष्ट जाति का बोध रहा है। स्कूल भी हम नाम से हमको समझ में आता है कि ऐसी जगह होगी जहाँ पे विद्यार्थी बैठकर पढ़ाई करते हैं। आदमी, अब आदमी बोलते बराबर ही हमें हमारे सामने में एक चित्र बन जाता है। लड़का, शेर आदि, इन्हें यह सब विशिष्ट जाति के लोग हैं जिन्हें हम रंग, रूप, आकार, प्रकार के द्वारा आसानी से पहचान सकते हैं। उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो आसान हो जाएगा। विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं। अब विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं तो इसमें देखिए दो ये है जातिवाचक संज्ञा, एक विद्यालय है और एक बच्चे है। विद्यालय मतलब स्कूल और बच्चे यह क्या है, बच्चे सभी एक जैसे बोलते बराबर आपको सामने में उनका एक विशिष्ट आकार प्रकार सामने आ जाता है। शेर जंगल का राजा है, यहाँ पर भी शेर यह क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। पेड़ पर फल लगे हैं, यहाँ पर पेड़ यह क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। किताब मेज पर रखी है, अब यहाँ पर किताब और मेज यह दोनों क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी भी वस्तु या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए भाववाचक संज्ञा नाम से ही प्रतीत होता है भाव। अगर हम किसी भी वस्तु या जो व्यक्ति होते हैं उनके हाव भाव, जो उनके एक्सप्रेशन होते हैं, उसके द्वारा उन एक्सप्रेशन को कोई नाम देते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति के हाव भाव को ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थ की अगर कोई अवस्था है, पदार्थ की अवस्था मतलब कि जैसे कि वह लिक्विड फॉर्म में है या वो ठोस फॉर्म में है या कुछ भी है, तो उसका जब हम उसको खाते हैं या पीते हैं उसके द्वारा जो हमें अनुभूति होती है, जैसे कि अगर हमने कुछ खट्टी चीज़ नींबू खाए, नींबू खाने के बाद में हमें एक अलग से खट्टापन लगता है, तो वो जो खट्टापन है वह भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि वो खट्टा खाने के बाद हमारे मन में एक अलग तरीके से भाव उत्पन्न होता है। जैसे मिर्ची खाने पे भी हमें तीखा लगता है तो हम करते हैं, तो वो जो तीखापन होता है, तीखापन यह क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कि अगर हम किसी भी व्यक्ति के हाव भाव के द्वारा, अगर हम जैसे उदास हैं, खुश हैं, हम अगर उसको अपने एक्सप्रेशन के द्वारा हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको भाव अपने मुंह पर लाकर बताते हैं, तो वह क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो हमारे मुंह के एक्सप्रेशन के द्वारा ही हम भावों को पहचानेंगे, हम कुछ चीज़ों की खुद अनुभूति भी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया खाने के बाद हमें कुछ चीज़ों की अनुभूति होती है, तो वह सब किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे कि उदाहरण बचपन, अब बचपन भी एक अनुभूति है कि हम बच्चा बन जाते हैं और बचपन की सारी चीज़ें हम वो चीज़ें करने लगते हैं, तो हमारे अंदर बचपन आ जाता है, यानी बचपन हम करने लगते हैं। तो वो बचपन यह क्या है, एक अवस्था है। बचपन की अवस्था, जवानी की अवस्था, बुढ़ापे की अवस्था, यह एक अवस्था है, फेज होते हैं जो हमारे इसमें से निकलते जाते हैं, तो वह भी भाव में आते हैं। तो बुढ़ापा यह भी अवस्था है। मिठास यह हमें खाने के बाद अनुभूति होती है मीठे की। रोना यह एक भाव है, जिससे चेहरे से ही हमें पता चलता है कि आंसू निकल रहे हैं, मतलब कि यह व्यक्ति क्या कर रहा है, रो रहा है। गुस्सा, आंखें दिखा रहा है, लाल लाल ऐसे आंखें हो गई है, बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर किसी की तरफ देख रहे हैं, मतलब कि हम समझ जाते हैं कि यह आदमी हमारे पे गुस्सा कर रहा है। या फिर जोर से डांट कर हमें बोलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यह आदमी हमसे गुस्सा है। तो इसे हम और उदाहरण द्वारा समझेंगे कि बचपन की यादें अनमोल हैं। अब यहाँ पर बचपन यह क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सोनू को रोना आ गया, रोना यह क्या है, भाववाचक संज्ञा है। पिताजी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। अब यहाँ पर कि गुस्सा यह क्या है, भाववाचक संज्ञा है। कोयल की आवाज़ में मिठास है। अब यहाँ पर मिठास, यानी हम जब कोयल की आवाज़ सुनते हैं तो वह हमें बहुत अच्छी लगती है, एक एक्सप्रेशन होता है कि हाँ वाह कितना अच्छी आवाज़ है। तो वो जो मिठास है, मिठास यह किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा में आएगा। अब चौथा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा।
अब नाम से ही प्रतीत होता है समूह। समूह मतलब ग्रुप, जिसे हम इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं, कि जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जिस भी शब्दों से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्ति या एक से ज़्यादा समूह के बारे में बात की जा रही है, एक से ज़्यादा वस्तुओं के बारे में बात की जा रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। यानी जिस भी, अगर कोई व्यक्ति बहुत सारे खड़े हैं तो हम उसको एक नाम दे देते हैं। किसी भी चीज़ के, हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें होती है तो वह हम उसको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, तो वह क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। यानी जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का हमें बोध होता है, समूह की जानकारी मिलती है, तो वह समूहवाचक संज्ञा होती है। इसके जैसे कि उदाहरण भीड़। अब भीड़ मतलब बहुत सारे लोग अगर एकत्रित जमा हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका हम एक नाम देंगे कि वह भीड़ है। पुस्तकालय, एक पुस्तक अगर हमने एक कमरे में रख दी तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे हमने पुस्तकालय बना लिया। पुस्तकालय बनाने के लिए, लाइब्रेरी बनाने के लिए हमें ढेरों किताबों को एक जगह पर रखना होता है, एक जगह संग्रह करना होता है। तो बहुत सारी किताबें एक जगह रखी जाती है और फिर उसका नाम क्या होता है, पुस्तकालय होता है। तो यह पुस्तकालय, यह भी क्या है, समूहवाचक शब्द है। झुंड, अब झुंड जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए कहा जाता है कि शेर का झुंड आ रहा है, सियार का झुंड आ रहा है, लोमड़ियों का झुंड आ रहा है, पक्षियों का झुंड है। यह सब हम क्या करते हैं, उन लोगों के लिए उपयोग में लाते हैं कि जो बहुत सारे एकत्रित होकर चीज़ें होती हैं। सेना, अब एक व्यक्ति लड़ाई पे जा रहा है तो हम बोलेंगे हमारी पूरी सेना आपके साथ लड़ रही है, ऐसा नहीं। बहुत सारे सैनिक एक साथ मिलकर अगर युद्ध करते हैं और एक साथ मिलकर अभ्यास करते हैं तो वह क्या होती है, सेना होती है। गुच्छा, एक से ज़्यादा, 2, 3, 4 फूल अगर हम एक साथ लेते हैं, या कोई चाबी होती है, अगर 4-5 चाबियां एक साथ होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, गुच्छा कहते हैं। तो फूलों का गुच्छा हो सकता है, चाबियों का गुच्छा हो सकता है, अंगूर का गुच्छा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग शब्द हैं जो समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। इसे हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। अब यहाँ पे 2 बार सेना दिया हुआ है, तो सेना यह क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। कल बाजार में भीड़ जमा हो गई। अब भीड़, बहुत सारे लोग जमा हो गए, तो यहाँ पर भीड़ यह क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। अब परिवार भी एक व्यक्ति से नहीं होता, परिवार में 2 या 3 व्यक्ति होते हैं या उससे ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तो परिवार बनता है। तो यहाँ पर भी ये जो परिवार शब्द है यह क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। चाबी का गुच्छा खो गया। अब गुच्छा यह भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। अगर चाबी खो गई तो हम सीधा बोलते हैं हमारी चाबी खो गई। हम ये नहीं बोलते कि एक चाबी खो गई तो हम हमारी चाबी का गुच्छा खो गया, ऐसा नहीं। हमारी बहुत सारी उसमें चाबियां लगी हुई है, तब हम बोलते हैं कि हमारा चाबी का गुच्छा खो गया है। तो गुच्छा यहाँ पे क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। अब आखिरी जो प्रकार है, द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक संज्ञा। अब नाम से ही हम बोल सकते हैं द्रव्यवाचक। आपने साइंस में पढ़ा होगा स्टेट ऑफ मैटर, मतलब कि द्रव्य के अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, एक लिक्विड होती है, गैस होती है और एक सॉलिड होती है। तो यहाँ पे हिंदी में कि जो लिक्विड फॉर्म में है, जो ठोस फॉर्म में है, जो यानी सॉलिड फॉर्म में है और जो गैस फॉर्म में है, जितनी भी धातुएं होती हैं वो जो लिक्विड में होती है, जो ठोस में होती हैं, और जितना भी द्रव्य होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, उन सब को हम किस में गिनेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में गिनेंगे। तो इसकी परिभाषा देखेंगे कि जिन शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, तो वह सब किस में आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे कि कोयला, चावल, ये दोनों ठोस है, या जितने भी अनाज है वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। पानी, तेल, जितने भी लिक्विड वाली चीज़ें हैं वह सब किस में आएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। और जितने भी गैसेस हैं,
जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यह सब भी किस में आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। इसे हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। मेरे पास सोने के आभूषण हैं। यहाँ पर सोना यह धातु है, सॉलिड फॉर्म में है, तो यहाँ पे सोने यह क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। मुझे दाल पसंद है, दाल, तो दाल यह क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा होगी यहाँ पे, क्योंकि वो ठोस है। पानी की बचत करना चाहिए, पानी यह लिक्विड फॉर्म में है, तो पानी यह क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। रोज दूध पीना चाहिए, दूध यह लिक्विड फॉर्म में है, तो वह क्या होगा? हमारा यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में लिक्विड, गैस और जो भी सॉलिड होता है, इन सब को हम किस में गिनते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में गिनते हैं। इस प्रकार आज हमने शब्द भेद के अंतर्गत विकारी शब्द के जो 4 प्रकार में से पहला प्रकार संज्ञा और संज्ञा के भेद की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह संज्ञा और संज्ञा के भेद समझे होंगे और इस पर आधारित कुछ गृह कार्य आपको दिया जा रहा है, आपको वह पूर्ण करना है। धन्यवाद।